हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 10th ऑफ फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम यूपी। सो हुआ क्या, जब हम यूपी की बात करें तो यूपी में अभी स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस स्टार्ट हो चुके हैं वैसे आज आज से, एंड 5 फेजेस में होंगे। तो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो 10th ऑफ फरवरी को वोटिंग होगी। तो उसी के बारे में न्यूज़ है कि out of 403 legislative seats 58 सीट्स पर ऑन 10th ऑफ फरवरी वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड इट्स अ फर्स्ट फेज इलेक्शन। ठीक है। हाँ, बाकी अभी देखा जाए तो इंडिया में भी 5 स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्शंस होंगे। एक तो यूपी है जो कि बेसिकली देखा जाए तो आपका फर्स्ट फेज का इलेक्शन स्टार्ट भी हो चुका है, वोटिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। देन आपका पंजाब है, आपका उत्तराखंड है, गोवा है एंड मणिपुर है। और पांचों के स्टेट के जो रिजल्ट है वो 10th ऑफ मार्च को आ जाएंगे। तो 10th ऑफ मार्च विल बी दी लास्ट डेट ऑफ द इलेक्शन। मूविंग फर्दर, यस, सो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज जाती है। तो हुआ क्या, यूनाइटेड किंगडम में कुछ साइंटिस्ट हैं, एंड साइंटिस्ट है तो भैया कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट या इनोवेशन कर रहे होंगे, और उन्होंने एक नया माइलस्टोन अचीव कर लिया क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस करी है। तो सबसे पहली बात, फ्यूजन को समझते हैं। फ्यूजन होता क्या है? देखो, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। ठीक है। तो फ्यूजन का मतलब कि आप स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को एक कंबाइन कर दो जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो। एक होता है फिजन। फिजन का मतलब कि एक पार्टिकल जो कि डिवाइड हो जाए डिफरेंट अदर पार्टिकल्स में, कंबाइन होना, एक साथ जुड़ जाना इस फ्यूजन, और अलग होना इस फिजन। ठीक है। तो वही बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम में इन दी ज्वाइंट यूरोपियन टॉरस की फैसिलिटी में एक माइलस्टोन अचीव किया गया बाय दी साइंटिस्ट, और वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, और वी कैन से दैट वहां पर ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस की गई जो कि हमें सिर्फ सन से मिलती है। ठीक है। क्योंकि सन भी क्या है, फ्यूजन है, इट्स नॉट अ फिजन। ठीक है। और बताया गया कि अराउंड जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें 59 मेगा जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। और लास्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट हुआ था फ्यूजन को लेकर, वो उससे ज्यादा डबल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, तो जो कि 1997 में रिकॉर्ड बना था। ओके। एंड बताया गया कि 1 किलोग्राम का जो फ्यूजन फ्यूल है वो 10 मिलियन से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जो 1 केजी ऑफ कोल, ऑयल और गैस प्रोड्यूस करता है। ये चीज बताई गई। मूविंग फर्दर, सो कर्नाटका में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स, और बहुत, अब उसमें तो पॉलिटिक्स भी आ गई, हिंदू मुस्लिम भी हो गया, यूनिफॉर्म को लेकर, क्योंकि कुछ मुस्लिम गर्ल्स को हिजाब पहन के क्लास में अलाउ नहीं करने दिया गया। इसको लेकर प्रोटेस्ट हो गया, जो कि एक देखा जाए तो पूरा नेशन वाइड एक कंट्रोवर्सी और एक नया पॉइंट इवॉल्व हो गया जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना एजेंडा रख रही हैं। तो उस इशू को लेकर फाइनली कल, सॉरी टुडे, आज हाई कोर्ट की बेंच जो है वो हिजाब के केस को सुनेगी, हिजाब पिटिशंस को सुनने वाली है, कर्नाटका का हाई कोर्ट। मूविंग फर्दर, सो ऑन द स्टेट न्यूज व्हाट हैपेंड, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एनसीआर रीजन, एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें यूपी के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे कि नोएडा हो गया, हरियाणा का भी आता है, गाजियाबाद हो गया, राजस्थान के भी कुछ आते हैं। तो जो कि एनसीआर रीजन है, दिल्ली का एनसीआर रीजन है, उन्होंने बोल दिया है कि भैया फ्रॉम दी 30th ऑफ सितंबर जितने भी व्हीकल्स हैं वो सब लोग पीएनजी या बायोमास फ्यूल पे स्विच हो जाए, ये उन्होंने बोल दिया है। ओ सॉरी, नॉट व्हीकल, इंडस्ट्रीज। ये आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं एनसीआर रीजन में उन सबको स्विच होना पड़ेगा टू दी पीएनजी, और वी कैन से दैट इन बायोमास फ्यूल्स फ्रॉम दी 30th ऑफ सितंबर। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन दी स्टेट न्यूज। सो इस पेज में से कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट, या सेकंड वाला। सो अभी देखा जाए तो पार्लियामेंट में एक नया इशू इवॉल्व हो गया अबाउट दी कि बीजेपी के जो वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर एंड द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था
कि 2014 में जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो स्टेट बने थे बाय द बाइफर्केशन ऑफ द आंध्र प्रदेश, उसमें तेलंगाना के लोगों को एसेट्स नहीं मिले, एसेट्स सही तरीके डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, सही तरीके से, मतलब उन्होंने ये बोल दिया था, डायरेक्टली बोल दिया था कि बाइफर्केशन सही तरीके से नहीं हुआ, जिसको मिलना चाहिए था, जिस चीज का हकदार था वो मिल नहीं पाया। अब उसी चीज को लेकर जो टीआरएस है, टीडीपी है इन दी आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना में, वहां पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट इरप्ट हो गया कि भाई मोदी जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि बाइफर्केशन बिल्कुल सही हुआ, हम भी खुश थे, तेलंगाना के लोग भी खुश हैं, आंध्र प्रदेश के लोग भी खुश हैं, आप कैसे बोल सकते हो। तो सेंटर ने बोल दिया है कि अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में अभी भी कोई डिस्प्यूट है बाइफर्केशन को लेकर, सो सेंटर विल रिजॉल्व द बाइफर्केशन इश्यूज एमिकेबली, बट द कंडीशन इज बोथ द स्टेट हैज टू अप्रोच टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मूविंग फर्दर, सो बैंगलोर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो बैंगलोर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसीजन लिया है कि आप 200 रेडियस, स्कूल और कॉलेजेस के 200 रेडियस के अंदर आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। 200 रेडियस के अंदर क्या लग चुका है, सेक्शन 144 लागू हो चुका है, ये बोल दिया उन्होंने। ओके, इट्स अगर कोई 200 मीटर, ओके 200 मीटर के रेडियस के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं करने वाला है, वहां बस आपका सेक्शन 144 जो कि बताता है आपका कर्फ्यू, वो इंपोज कर दिया गया है। एंड फाइनली आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने इम्प्लीड प्ली को एडमिट कर लिया इन द केस ऑफ चिंतामणि प्ले को लेकर, है ना, चिंतामणि प्ले था ना, चिंतामणि काव्य नाटकम, जो कि जिसको 100 साल हो चुके थे। कालूकुरी राव ने लिखा था ये प्ले 1920 में, तो ये बैन कर दिया था, कहते क्योंकि एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल को ये हर्ट कर रहा था, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस पर टोटली बैन लगा दिया था। बट फिर बहुत सारी पिटीशन फाइल हुई, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने फिर ये भी बोला भी कि भैया देखा जाए तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपने टोटली बैन जो लगाया वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक प्ले जिससे सेंटिमेंट हट्स हुए उसको बैन कर सकते हो आप, लेकिन आप पूरे प्ले को बैन कर देना, पूरी एक पोइट्री को बैन कर देना, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए था। तो इसी चीज को लेकर जो अफेक्टेड पार्टी है उन लोगों ने इम्प्लीड प्ली फाइल करी है। इम्प्लीड प्ली का मतलब होता है ऐसी प्ली जिसमें प्लेंटिव डिफेंडेंट को बुलाता है और थर्ड पार्टी को बोलता है कि आप इन्वॉल्व नहीं होंगे इस केस में। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज एंगर इन डेमोक्रेसी, ये अपन पढ़ेंगे। द सेकंड वन द फ्रेंच फॉर्मेट। देखो अब फर्स्ट एडिटोरियल क्या है, द एंगर इन डिप्लोमेसी। तो ये बता रहा है कि 1990 में जो आजाद कश्मीर में एक प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ था और एक सेपरेटिस्ट ग्रुप ने एक 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 प्रपोजल रखा था टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट कि हमें 5th ऑफ फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए, ठीक है, उस दिन रिमेंबर करना चाहिए कश्मीर सॉलिडेरिटी, नॉट सेलिब्रेट, कश्मीर सॉलिडेरिटी 5th फरवरी को एज वी कैन रिमेंबर एज अ कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ थे, तो नवाज शरीफ ने बोला ठीक है, हम लोग फ्रॉम दी नेक्स्ट ईयर 1991 हम लोग 5th ऑफ फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाएंगे। अब देखा जाए तो इंडिया इसमें अपोज नहीं कर सकता था, हाँ इंडिया अपोज करता था बट लीगली अपोज नहीं कर सकता था, रीजन बीइंग क्योंकि वो कश्मीर का इंटरनल मैटर है। वी कैन आल्सो सेलिब्रेट पाकिस्तान मुर्दाबाद डे, हम लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इसको इंटरनेशनल डे बना दो, या हम किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं बोल सकते भाई आपको करना पड़ेगा। हाँ डोमेस्टिक कंपनी उसको बोल सकते हैं, उसको इन्फोर्स करा सकते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है तो हम बोल सकते हैं, बट इंडिया के रूल्स के लॉ के हिसाब से भी नहीं बोल करवा सकते आप। हुआ क्या, इस बार 5th फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे रिमेंबर किया जा रहा था पाकिस्तान में, एंड पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, पाकिस्तान में जो काम करती है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक KFC, Hyundai, बहुत सारी कोरियन कंपनीज, उन लोगों ने मैसेज दिया, अपना एडवर्टीजमेंट किया कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को लेकर कि हमें कश्मीर से सॉलिडेरिटी है, हमें कश्मीर को लिबरेट कराना है, ये सारे मैसेज दिए। इस चीज को लेकर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के लोग बहुत हर्ट हुए, और एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बुलाया
टू दी कोरिया के साउथ कोरिया के एम्बेसडर को कि आप हमारे पास आओ और हमारी यही कंसर्न है, और डायरेक्टली टॉक हुई एस जयशंकर की उनके साउथ कोरिया काउंटर पार्ट के साथ, एंड साउथ कोरिया काउंटर पार्ट जो कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है, उन्होंने अपोलोजाइज किया है कि भैया हम सॉरी बोलते हैं अगर हमने या हमारी कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हुआ हो, है ना। अब इस चीज में ऑथर का सिंपल सा यही कहना है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन वो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में भी काम कर रही हैं और इंडिया में उनका ज्यादा बड़ा बिजनेस है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। तो एमएनसीज चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिया के लिए वो गलत काम कर रही हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हो या इंडिया के अगेंस्ट काम कर रही हो, ऐसे काम एमएनसीज को नहीं करने चाहिए, ठीक है। बल्कि एमएनसीज को काम करना चाहिए टुवर्ड्स दी कि डिप्लोमेसी बनाई जाए दोनों नेशंस के बीच में, ना कि एनिमिटी फैलाई जाए। मूविंग फर्दर, इट्स अबाउट द फ्रेंच फॉर्मेट। तो अभी हुआ क्या, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रोन, उनकी मुलाकात हुई थी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, एंड मुलाकात में दो बात अबाउट दी यूक्रेन के बारे में होनी थी कि भाई यूक्रेन के इशू को कैसे रशिया जो है वो रिजॉल्व जल्दी जल्दी से करे, पीस बन जाए, है ना। अब उसी चीज को लेकर ऑथर ने बताया। तो जब मीटिंग समाप्त हुई तो इमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि फ्रांस और रशिया की जो बातें हुई हैं, टॉक हुई हैं अबाउट दी यूक्रेन के इशू को लेकर, वो सक्सेसफुल रही, एंड रशिया के प्रेसिडेंट ने अश्योर किया है कि हम दोनों मिन्स्क अकॉर्ड को मानेंगे। अब मिन्स्क अकॉर्ड क्या है, ये 2020 में 2014-15 में अकॉर्ड साइन हुआ था। जब बिफोर दैट, इस अकॉर्ड के पहले रशिया ने क्या किया था, रशिया ने क्रीमिया पर अटैक कर दिया था, जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अब देखा जाए तो उसके बाद G8 जो था, उसमें से G8 में से रशिया को निकाल दिया गया था। फिर पीसफुली इशू रिजॉल्व कराने के लिए यूक्रेन रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, मिन्स्क अकॉर्ड, एंड उस अकॉर्ड के अंडर बोला गया था कि रशिया एंड यूक्रेन जो है वो अपने इश्यूज को पीसफुली रिजॉल्व कराएंगे और कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, वायलेंस नहीं करेगा। एंड मिस्टर पुतिन ने अश्योर किया है टू दी फ्रांस कि हम लोग क्राइसिस को एस्केलेट नहीं करने वाले, विल नॉट एस्केलेट दी क्राइसिस। बट रशिया के भी कुछ की कंसर्न है। रशिया का सिंपल सा कहना है, उनका सबसे बड़ा की कंसर्न यह है कि भाई यूक्रेन की नाटो के साथ बहुत अच्छी कॉपरेशन बनती जा रही है, एंड नाटो जो है वो ब्लैक सी में अपना प्रेजेंस दिखा रहा है, और ब्लैक सी में हमारा हक है। और आप वेस्टर्न मतलब यूरोपियन नेशंस और यूके यूएस वो प्रेजेंस क्यों दिखा रहे हैं, नहीं दिखाना चाहिए, ये गलत है। तो ये वन ऑफ दी टू मेजर की कंसर्न फॉर द रशिया, जो रशिया जिसके चलते रशिया जो है अपने रेजिस्ट स्टेप्स लिए जा रहा है। अब देखा जाए तो यूरोप भी बट गया, बहुत बटा है यूरोप। जब हम बात करें तो जर्मनी की बात करें तो अब हुआ क्या, जर्मनी ने क्या किया, जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 थी उस पर बैन लगा दिया कि भाई उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो जो कि डील थी, पाइपलाइन डील थी, ऑयल पेट्रोलियम पाइपलाइन डील थी अबाउट रशिया एंड जर्मनी के बीच में, जो कि यूरोप को पूरा इवेड कर रही थी और रशिया को फिर आगे चल के इतनी दिक्कत भी नहीं आती अगर ये पाइपलाइन बन जाती और प्रेशराइज कर सकता था यूरोप को। बट जर्मनी ने उस पर हॉट लगा दिया बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस। उसके बाद आपका हम बात करें तो जर्मनी ने यूथोनिया को बार कर दिया कि भाई आप जो है यूक्रेन को वेपन सप्लाई नहीं करोगे। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, वो भी, हंगरी भी द पार्ट ऑफ आपका यूरोप, उन्होंने भी बोला कि भैया जो मिस्टर पुतिन जो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड रीजनेबल है, बिल्कुल सही है। टर्की ने भी टर्की भी यूक्रेन विजिट किया था और बोला था, ऑफर किया था अबाउट दी पीस समिट के बारे में। इवन आपके बहुत सारे कुछ नेशंस ऐसे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के, जिन लोगों ने सपोर्ट किया है। इवन फ्रांस ने भी सपोर्ट किया था आपके रशिया को। उन्होंने बोला था कि हमें रशिया को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम लोग रशिया को रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें उनकी यूनिटी, हमें उनके लोगों के मैंडेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि गलत है हम लोग जो कर रहे हैं। वेस्टर्न प्रेजेंस जो ब्लैक सी में आ रहा है और नेटो यूक्रेन कॉर्पोरेशन बन रहा है, गलत है, हर्ट करता है हर किसी को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऑथर का यही कहना है कि अगर नॉर्मेंडी फॉर्मेट टॉक्स, नॉर्मेंडी मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 में ये बहुत स्टार्ट हुआ था नॉर्मेंडी, क्योंकि फ्रांस में जर्मनी नॉर्मेंडी तक आ गए थे। उसके बाद यूएस ने, यूके ने बहुत हद तक उस नॉर्मेंडी पे इतना लोग हर्ट हो गए थे अलाइड नेशंस के, उन लोगों ने फिर इतना ठान लिया था, उन लोग इकट्ठे काम करेंगे और जर्मनी को हराएंगे, और जर्मनी को हराया भी था। नॉर्मेंडी उनके लिए एक तरीके से ऐसा
ऐसा माना जाता है कि नॉर्मैंडी इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू। ओके, अब यही बोला जा रहा है कि नॉर्मैंडी फॉर्मेट टॉक नाम दे दिया गया, जो फ्रांस के बीच में, और फ्रांस लेकर आ रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको फिर से रिवाइव कर सके और डिप्लोमेसी फिर से क्रिएट कर सके यूक्रेन और रशिया के बीच में। ओके, आज सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, बाकी यूपी में इलेक्शंस हैं तो उसको लेकर दिया गया। अच्छा, ये लिखा गया शशि थरूर के बीच, शशि थरूर के द्वारा, जो कि पॉलिटिशियन है। ये पॉलिटिक्स के बारे में, यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं पढ़ना है। ये भी पॉलिटिशियन ने लिखा है, वरुण गांधी ने, बट हाँ, इट्स अबाउट प्राइवेटाइजेशन, बट स्किप करो क्योंकि देखा जाए तो ये गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगेन दिस वन इज अबाउट पॉलिटिक्स। तो आज सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, एक लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट हो गया पार्लियामेंट के अंदर बिटवीन दी कॉमर्स मिनिस्टर एंड डीएमके। कॉमर्स मिनिस्टर कौन? पीयूष गोयल एंड आपके डीएमके के एमपी के बीच में हुआ क्या? डीएमके के एमपी ने क्वेश्चंस पूछा। अब जब क्वेश्चन पूछा तो पीयूष गोयल ने उसका रिप्लाई करने, क्वेश्चन आर था तो रिप्लाई करना था, तो पीयूष गोयल ने बोला देखो मुझे तमिल नहीं आती, एंड डीएमके के एमपी ने जो तमिल में क्वेश्चन पूछा है उसको अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें सो आई विल रिप्लाई। अब उन्होंने इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया तो पीयूष गोयल ने उसका रिप्लाई हिंदी में किया, जिस पर डीएमके के एमपी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है सो आई शुड एक्सपेक्ट माई आंसर शुड बी इन इंग्लिश, है ना, क्योंकि हिंदी मुझे भी समझ में नहीं आती। इस चीज को लेकर लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हो गया इन दी लोकसभा हाउस। मूविंग फर्दर, सो जस्टिस महेश्वरी, उन्होंने एक फाइंडिंग दी है कल। उन्होंने बोला है कि देखो हम लोग अब बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, एंड कितना भी हीनियस क्राइम हो, जजेस को हमेशा डेथ पेनल्टी फेवर नहीं करना चाहिए। अगर वन ऑफ दी मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी हो ना, तो दे शुड नॉट फेवर द डेथ पेनल्टी, दे शुड गो फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग इवॉल्व हुए हैं और हमारा ऑब्लिगेशन टुवर्ड द सोसाइटी कि ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करें। हाँ, एक्यूज्ड है, उसने क्राइम किया अगेंस्ट सोसाइटी, बट उसकी पनिशमेंट लाइफ लाइफ इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए, ना कि डेथ पेनल्टी। क्योंकि अगर हम डेथ पेनल्टी दे रहे हैं तो हमारा जो मोरल एब्लिगेशन है टुवर्ड सोसाइटी टू प्रिजर्व द ह्यूमन लाइफ, वो हम ब्रीच कर रहे हैं। अच्छा, दिस वन इज अबाउट पॉलिटिक्स, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, स्किप करो। ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, इंडिया में एमआरए वैक्सीन जो है बाय अप्रैल आ जाएगी, ये इंडियन होम मिनिस्ट्री ने रिप्लाई किया है, उन्होंने बता दिया है। एंड अराउंड कल कोरोना के 66,000 केस निकले हैं, जो कि कंपैरेटिवली अब जो ग्राफ है वो अब लो होता जा रहा है। केरला में अगर देखा, केरला में अराउंड 23,000 केस निकले हैं। सो इसके चलते देखा जाए तो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो सिर्फ 66,000 निकले हैं। मूविंग फर्दर, सो इन द पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टेटेड कि इन द ईयर 2020 जो सुसाइड के थ्रू जो सुसाइड जो हुई हैं ड्यू टू जॉब लॉस, वो हाईएस्ट रही है 2020 में, ये बताया गया। तो अराउंड 3,500 केसेस निकले हैं ऑफ सुसाइड ड्यू टू जॉब लॉस। अब ये इसी वजह से हुआ क्योंकि लॉकडाउन ईयर था, बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया गया था, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। मूविंग फर्दर, सो इन द पार्लियामेंट चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी, दे हैव सेड कि हमारी जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके द्वारा हम लोग मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं टू दी वुमेन, टू दी फर्स्ट चाइल्ड एंड टू दी सेकंड चाइल्ड आल्सो इफ सेकंड चाइल्ड इज अ गर्ल। तो जो हमने टारगेट जो हमने टारगेट सोच रखा था, हमने उस टारगेट को बहुत ज्यादा अचीव कर लिया, मतलब उसके ऊपर हम लोग अचीव कर चुके हैं, ये चीज उन्होंने बताई है। एंड अगेन कांग्रेस के वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर शशि थरूर, ही हैज स्टेटेड, ही हैज आस्क्ड क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट कि आप हमें बताओ कि आईआईटीज में वैकेंसीज कितनी हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने फिर डेटा भी दिया, गवर्नमेंट ने बताया कि अराउंड 40% ऑफ द टीचिंग स्टाफ इन द आईआईटीज आर वेकेंट, ये चीज उन्होंने खुद अश्योर करी है, माना है। एंड कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्पेसिफिकली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, ड्रोन इंपोर्ट पे टोटल बैन लगा दिया है। हाँ, अगर आप ड्रोन खरीदते हो अगर आप ड्रोन इंपोर्ट कराते हो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिफेंस पर्सपेक्टिव से, तो आप खरीद सकते हो फॉरेन, नॉट मेड इन इंडिया ड्रोन, किसी फॉरेन कंट्री का ड्रोन खरीद सकते हो, बट ओनली फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिफेंस, नॉट फॉर योर रेगुलर यूज। सो इंडिया हैज टोटली बैन दी
इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स, एंड दे हैव स्टेटेड कि हमें अब सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है और हम चाहते हैं कि इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ करे। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि क्वाड के जो क्वाड कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी कल से, सॉरी फ्रॉम टुडे, उनकी मुलाकात स्टार्ट हो जाएगी, मीटिंग स्टार्ट होगी इन ऑस्ट्रेलिया। अब हाँ, उनके कुछ कुछ बेसिकली एजेंडा भी रहेंगे। दे विल डिस्कस ऑन दी वैक्सीन, दे विल डिस्कस ऑन दी टेक एंड सिक्योरिटी, दे विल डिस्कस ऑन दी कि जो चाइना का जो कोल्ड वॉर माइंडसेट है उसको कैसे चेंज किया जाए। मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में से कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।